जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आज से आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। यह दोस्तों मॉडल पेपर कौन सा होगा? पहला। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। आपको जो मैं मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा तो आपके एग्जाम में जो पेपर आने वाला है ऐसा ही पैटर्न रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, कुछ प्रश्न हो सकता है सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाए, इसलिए मॉडल पेपर को दोस्तों बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही अच्छे से दोस्तों लगाइएगा। ठीक है, आप सभी में तो शुरुआत में इस वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। देखते हैं पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कहता है। कह रहा है चतुर्भुज में संरेख होते हैं कोई भी, कितने बिंदु चतुर्भुज में संरेख होते हैं? तो आप जानते हैं जब चतुर्भुज बनाते हैं, देखिए 1 2 3 4 कैसे भी बिंदु बना लीजिए। तो देखिए ये भी तो चतुर्भुज है एक, या ऐसे बनाते तो ये भी चतुर्भुज है। तो देखिए 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु और 4 बिंदु। चतुर्भुज में 4 बिंदु होते हैं। संरेख मतलब एक ही लाइन में कितने बिंदु होते हैं? तो आप देखिएगा तो एक ही लाइन में केवल एक बिंदु ये आ रहा है, ये आ रहा है। नीचे चेक करेंगे तब भी यही आएंगे। किसी भी तरीके से आप चेक करेंगे तो केवल 2 ही बिंदु एक लाइन में। संरेख मतलब एक लाइन में आने वाले बिंदु। कितने एक लाइन में बिंदु आएंगे? केवल 2 बिंदु आएंगे। यानी कि इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि वृत्ताकार मैदान की बाह्य त्रिज्या व आंतरिक त्रिज्या R1 बाह्य R1 है, आंतरिक R2 है। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल है। देखिए एक वृत्ताकार ये है मैदान, कह रहा है जिसकी बाह्य त्रिज्या यानी कि जो बाहर की त्रिज्या ये आपको R1 दे रखी है और जो अंदर की त्रिज्या ये आपको R2 दे रखी है। तो आपसे कह रहा है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बताइए। जो वृत्ताकार मैदान है उसका क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये बाहर की त्रिज्या, तो ये यही तो क्षेत्रफल होगा, ये वाला जिस पर मैंने लाइन कर दिया। तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। अब देखिए बाहर की त्रिज्या R1 है तो इसलिए पाई R1 स्क्वायर माइनस का, और अंदर की त्रिज्या R2 इसलिए पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई कॉमन ले लेंगे तो R1 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कह रहा वृत्ताकार मैदान की बाह्य त्रिज्या, तो बाह्य त्रिज्या मतलब बाहर की त्रिज्या R1 है और आंतरिक त्रिज्या मतलब अंदर की त्रिज्या R2 है। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल जो मैंने ये डिजाइन बनाई है ये वाली, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? जो बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले और अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले, तो यही तो तभी तो इसका क्षेत्रफल आएगा। तो क्या पाई R1 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर आया। ठीक है, अगला देखिएगा तीसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर है का मान होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मैंने आइडेंटिटी आपको लिखाई है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है? कॉस स्क्वायर है, और इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर है। ठीक है, वो आप जानते हैं सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू सेक थीटा क्या? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो डॉट की जगह पर आप इंटू लगा सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मतलब ए है तो यहाँ ए यूज कर लेंगे। देखेंगे कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ये कैंसिल होगा, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 1 अपॉन 1 मतलब 1। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो गया। बात समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आपसे कहता है निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर आपको बताना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या देखिए 205 ऑप्शन है, 210 है, 2015 है, 225 है। तो आप जानते हैं 14 का जो स्क्वायर है करेंगे तो 196 आता है, और 15 का स्क्वायर करेंगे हम तो आता है 225 आता है। तो देखिए 225 जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, बाकी ना तो 205 है, ना 210 है, ना 2015 है। ये कौन सा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा? भाई 2015 भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। चेक कैसे करना है? आप क्या करेंगे, इसको चाहे भाग भी से इसका वर्गमूल निकालें, और चाहे आप क्या इसके फैक्टर करें, देखेंगे पेयर बनाएंगे 2-2 के। ये सारे 2-2 के पेयर बन जाएंगे तो पूर्ण वर्ग होगा, और ये सारे 2-2 के पेयर नहीं बनेंगे तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और लास्ट वाला प्रश्न देखिए तो बहुत ही आसान है। संख्याओं 1, 0, 5, 0, 7, 0, 8, 9 का बहुलक है। बहुलक मतलब
जो भी आपको संख्याएं दे रखी है, इन संख्याओं में जो सबसे अधिक बार आया होगा, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ होगा, वही उसका बहुलक कहलाएगा। तो देखिए एक केवल एक ही बार आया, 0 कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया है, और बाकी 5 एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है, 8 भी एक ही बार है, 9 भी एक ही बार, यानी कि 0 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए इन सभी संख्याओं का जो बहुलक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पांचों आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुए। चलिए नोट करिए, फिर हम बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। नोट करिए फटाफट भैया, ठीक है। वीडियो को आप सभी मित्र शुरुआत में ही शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो ध्यान से देखिएगा, तब तक मैं इसको रब कर रहा हूं, तब तक आप क्या करें, वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको मैंने प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए हैं, अभी और आगे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से करा दूंगा, बस आप जुड़े रहिए, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला देखिएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला मतलब क्या, 5 हो गए तो स्टार्टिंग कहां से होगी, छठे से। तो छठा प्रश्न तो आपसे कहता है 14 मीटर गहरा तथा 3 मीटर व्यास का एक कुआं 300 रुपये प्रति घन मीटर, 300 रुपया प्रति घन मीटर, 300 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर कितना खर्च करना पड़ेगा, खोदने पर कितना खर्च करना पड़ेगा, कितना खर्च करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। तो कह रहा है 14 मीटर गहरा तथा 3 मीटर व्यास का एक कुआं, 300 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर कितना खर्च करना पड़ेगा। तो कुआं को खोदना है, यानी कि जब मिट्टी खोदेंगे तो क्या होगा, उसका आयतन ही तो ज्ञात करेंगे, यानी कि यदि कुएं का आयतन निकाल लें, और कह रहा 300 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदना है। 1 मीटर जब हम कुआं खोदेंगे, 1 मीटर क्या कह रहा 300 रुपए प्रति घन मीटर, तो 1 घन मीटर जब हम खोदेंगे तो हमें 300 रुपये देने होंगे, इसलिए जितना आयतन आएगा उसको 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करोगे, दिया है क्या, कुआं की गहराई को यदि हम h मान ले तो कितनी, 14 मीटर, और क्या दे रखा, कुआं तो 3 मीटर व्यास का एक कुआं, तो कुआं का व्यास बराबर कितना है, 3 मीटर। तो यहां से त्रिज्या निकालने का जानते हैं, 2 गुणी त्रिज्या होता है, व्यास क्या होता है 2 गुणी त्रिज्या, तो 3 मीटर हो जाएगा कि नहीं। तो यहां से त्रिज्या को यदि हम r लिख ले तो कितना, 3/2 मीटर हो जाएगा। भाई 2r होगा, चलिए मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूं, 2r बराबर 3 मीटर होगा कि नहीं होगा। तो यहां से r बराबर 3/2 मीटर हो जाएगा, ये इसकी त्रिज्या आ गई। तो क्या लिखोगे, किसका, बेलन है ना, तो कुआं का आयतन, कुआं ब्रैकेट में लिख लो बेलन, कुआं ब्रैकेट में बेलनाकार ही तो कुआं होगा, तो कुआं ब्रैकेट में बेलन का आयतन कितना, पाई r² h होता है। वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू भैया 22/7 होती है, r की वैल्यू 3/2 का स्क्वायर है, और h आपका कितना है, 14 है। देखिएगा 7 एकम 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। देखिएगा कितना हो जाएगा, 22 गुणे 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और गुणे 2 हो गया। काट लीजिए, देखिए 2 एकम 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया,
2 एकम 2, 2 एकम 11 9 99 घन मीटर आया। तो क्या लिखोगे, चूंकि 1 घन मीटर कुआं, 1 घन मीटर कुआं खोदने पर खर्च कितना है? 1 घन मीटर कुआं खोदने पर खर्च कितना? 300 रुपया है, 300 रुपया। इसीलिए क्या हो जाएगा, कितना? 99। इसीलिए 99 घन मीटर कुआं खोदने पर खर्च कितना हो जाएगा? 99 से 300 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? ध्यान से देखिएगा, 2 जीरो तो है ही हमारे पास, 3 9 27, हंसलाएं 2, 3 9 27, 2 29, इतना आया 29,700 रुपये। तो नीचे लिख लेना अतः, क्या लिखोगे? अतः 99 घन मीटर कुआं खोदने पर खर्च बराबर 29,700 रुपये। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बढ़िया प्रश्न, नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट देखिएगा, सेकेंड, इसको रब करूं, मतलब अति लघु का तो सेकेंड है, वैसे 7वां प्रश्न है। 7 दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दो पासों को एक साथ फेंकने, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर ऊपर आने वाले, ऊपर फेंकने पर ऊपर आने वाले, ऊपर आने वाले अंकों, ऊपर आने वाले अंकों का न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम और अधिकतम योग क्या प्राप्त होगा? न्यूनतम और अधिकतम योग क्या प्राप्त होगा? ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है जब 2 पासों को एक साथ फेंकने पर ऊपर आने वाले अंकों का न्यूनतम और अधिकतम योग क्या प्राप्त होगा। तो आप लिखिएगा, पूरा मैं बोल दे रहा हूं, क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे 2 पासों को एक साथ फेंकने पर ऊपर आने वाले अंकों का न्यूनतम योग। आंसर में क्या लिखेंगे? न्यूनतम योग। मैंने बोल दिया, क्या लिखोगे? 2 पासों को एक साथ फेंकने पर ऊपर आने वाले अंकों का न्यूनतम योग। अब जब 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे तो न्यूनतम है, यदि पहले पासे पे आ सकता है, पासे पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे तो बिंदु बने होते हैं नहीं? यदि पहले पासे पर एक बिंदु आया या एक अंक आया, दूसरे पासे पर भी तो एक आएगा, यानी कि न्यूनतम योग कितना? 1 और 1 कितना? 2 हो जाएगा। और फिर क्या लिखोगे? 2 पासों को एक साथ फेंकने पर ऊपर आने वाले अंकों का अधिकतम योग। तो यदि पहले पासे पे 206 आया तो दूसरे पासे पर यदि 6 आ गया, भाई इससे ज्यादा तो अंक पासे पे होता है, नहीं तो 6 + 6 कितना? 12 हो गया। ये हमारे क्या हो गए? दोनों आंसर हो गए। कितना आसान प्रश्न है कि नहीं? चलिए, इस मॉडल पेपर को दोस्तों बहुत ध्यान से करिएगा। 7th के बाद 8th देखिएगा, 8वां प्रश्न आपसे कहता है क्या? संख्या 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11 की माध्यिका याद कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, हमें माध्यिका ज्ञात करनी, तो कैसे माध्यिका ज्ञात करते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे? जो संख्याएं दे रखी, संख्याओं, जब भी माध्यिका ज्ञात करना हो, संख्याओं को या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हम रखते हैं। तो संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर,
तो सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? 11। फिर उसके बाद क्या? 12 नहीं, सबसे छोटी 7 है। 7 के बाद 11, 11 के बाद 12। ठीक है, देखिए 7 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, फिर 14 हो गया। 14 के बाद 19, 19 के बाद 21 और 21 के बाद 24। देखिए जब भी संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में अरेंज करें उसके बाद देखिए करना क्या होगा। सबसे पहले आप ऊपर अंक गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं। नीचे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, यानी कि सही है। अब देखिए पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? इसको यदि हम n से लिख लें तो n वाला कितना? 7। 7 कैसी सम संख्या के विषम संख्या? तो कहेंगे सर विषम संख्या है। तो चूंकि 7 हमारी क्या ऑड नंबर है तो माध्यिका का फॉर्मूला इवन के लिए अलग होता है और ऑड के लिए अलग होता है। तो माध्यिका हो रहा क्या? n+1/2वां पद या n+1/2वें पद का मान ऐसे भी कर सकते हैं। n की वैल्यू 7 + 1/2 वां पद। ठीक है, 7 1 8/2 तो 2 एकम 2 2 चक्कू 8 वां पद, यानी कि कौन सा होगा? चौथा पद। अब चौथा कौन सा काउंट करिए? 1 2 3 4, कितना हो गया? 14। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो अतः माध्यिका बराबर 14। बढ़िया से ब्रैकेट में इसको बंद करिए। ठीक है, अगला देखिएगा 8 के बाद 9। 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इसको नोट करिए फटाफट भाई। 9th आपसे कहता है कि 9 नंबर, यदि किसी समलंब की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तथा 8 सेंटीमीटर है, तथा उनके मध्य की दूरी 6 सेंटीमीटर है। आपसे कहता है उस समलंब का क्षेत्रफल बताइए। उस समलंब का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल बताइए। देखिए बढ़िया प्रश्न कर रहा है। यदि किसी समलंब की भुजाएं के अंदर 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं तथा इनके जो मध्य की दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो हमें समलंब का क्षेत्रफल बताना है। तो आपको दिया क्या है? समलंब की भुजाएं दिया है, मैं लिखना दिया है क्या? समलंब की भुजाएं। तो आपको पता है समलंब की भुजाओं को एक को B1 मान लिया दे तो कितना? 6 सेंटीमीटर हो गया और B2 बराबर कितना? 8 सेंटीमीटर होगा। किसी को B1 किसी को B2 मान लेंगे, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। और उनके मध्य की दूरी, तो मध्य की दूरी को हम h से मानते हैं तो h बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर। तो जो समलंब का क्षेत्रफल होता है क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट में B1 + B2 समांतर भुजाओं का योगफल इनटू उनके बीच की दूरी। तो 1/2 हो गया। B1 कितना आपका? 6 और B2 कितना आपका? 8 और बीच की दूरी कितनी? 6। तो देखिएगा कितना? 2 एकम 2 2 3 6, कितना बचा? देखिए 8 और 6 14 और गुणे 3 तो 14 3 42 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो नीचे लिख लेना अतः समलंब का क्षेत्रफल इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखना हो नीचे अतः समलंब का क्षेत्रफल इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला
8th के बाद 9th के बाद 10th दोस्तों आपसे कह रहा है 16 डिवाइड 16 भागे 4th रूट 16 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। क्या कह रहा है 16 को आपको भाग करना है 4th रूट 16। तो भैया आप जानते हैं 16 को ऐसे रखें, भाग का चिन्ह लगा लें, और ये क्या 4th रूट का है तो इसको लिख सकते 2 की घात 4। 16 को 2 की घात 4, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 भागे देखिएगा इसको लिख सकते 2 की घात 4, और जब इसको रूट हटाएंगे तो कितना 1/4 हो जाएगा। इससे तो आप परिचित हैं, 4 एकम 4 हो गया और 4 एकम 4 हो गया, यानी कि कितना है जाके 16 भागे 2 बचा। 2 की घात 1/1 एक ही रहेगा, तो 2 की घात 1 मतलब 2, यानी कि 16 को 2 से भाग करेंगे तो 8। कितना आसान। चलिए अगला देखिएगा, अंतिम प्रश्न अति लघु का 11th 11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है यदि 2x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो p का मान बताइए। p का मान बताइए। आपसे कह रहे हैं का इसका मान, एक मूल जो 2 है, आप देखना p का मान में बताना कैसे करेंगे भैया। आपसे क्या कर रहा है यदि 2x² प्लस px माइनस 4 इक्वल टू 0 कह रहा है का एक मूल 2 है, तो जो मूल दिया है मूल कितना है, मूल कितना 2, तो इसको हम मान लेते हैं x बराबर 2 रखने पर जो मूल 2 दे रखा, एक मूल जो आपको 2 दे रखा है भाई, 2 घात का समीकरण तो इसके 2 मूल होंगे। एक मूल आपको पता है, जो मूल दिया होता है वह मूल उस समीकरण को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, यानी कि जहां जहां पर इसमें x है उसकी जगह पर आप 2 रखेंगे, तो x बराबर 2 रखने पर, या इसको एक समीकरण दे देते हैं तो ऐसे लिख सकते हो, जब समीकरण दोगे तो x बराबर समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर इस तरीके से लिख सकते हो। कितना हो जाएगा 2 × x की जगह कितना रखोगे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस p × x की जगह कितना 2 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि देखिए 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का p × 2 यानी कि 2p माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 4 दूनी 8 प्लस 2p माइनस का 4 इक्वल टू 0, 8 में से 4 जाएगा तो 4 प्लस 2p इक्वल टू 0। अब 4 को उठा के उधर ले जाओगे तो 2p प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो p इक्वल टू माइनस का 4/2, क्योंकि p के गुणे में 2 है, जो गुणे में होता कहाँ जाता बटे में, 2 एकम 2 2 दूना 4, तो अतः फाइनल आंसर p इक्वल टू कितना है माइनस का 2। ये हमारा आंसर आ गया, बढ़िया ब्रैकेट में बंद करिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की। नोट करिए फटाफट, किसकी बात करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। हिट डाल लीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 नंबर आपसे कहता है क्या संलग्न चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक चक्रीय चतुर्भुज। आगे आपसे कहता है यदि कोण ए बराबर 65 डिग्री, कोण ए बराबर 65 डिग्री और कोण बी बराबर 70 डिग्री, तो कोण सी तथा कोण डी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र बना हुआ है इस तरीके से, एक वृत्त बना हुआ है इस तरीके से। अब वृत्त को मत देखिएगा कि सर ये वृत्त लग नहीं रहा है। ए बी सी और डी, ये आपके पास 65 डिग्री, सबसे आसान प्रश्न है, ये आपके पास 70 डिग्री। ठीक है,
देखिएगा कैसे करेंगे इसको। आपसे कह रहा है संलग्न चित्र में ए बी सी डी चक्री चतुर्भुज वृत्त के अंदर का क्या चतुर्भुज बना है, तो चक्री चतुर्भुज हो जाएगा। यदि कोण ए 65 डिग्री, कोण बी 70 डिग्री, तो आपको सी और डी ज्ञात करना है। दिया है क्या कोण ए बराबर 65 डिग्री तथा कोण बी बराबर 70 डिग्री, या और लिख सकते हो, और कोण सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और कोण डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखोगे क्या, चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और भैया आप परिचित हैं चक्रीय चतुर्भुज से। एक प्रॉपर्टी क्या होती है, जब कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वह कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए 65 के सामने क्या सी पड़ेगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू आपको दे रखी 65 डिग्री, तो सी की चाहिए थी, प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटा देंगे भाई, 65 इधर 65 घटा देंगे तो कितना बचेगा, एक एंगल सी इक्वल टू 115 डिग्री, ये सी आ गया। और इसी प्रकार कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री होगा। भाई कोण B प्लस कोण D भी 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कोण B की वैल्यू कितनी, 70 डिग्री प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि इसके बाद मैं इधर सॉल्व करता हूँ तो कोण D इक्वल टू 180 डिग्री, D लिखा है भैया, माइनस का 70 डिग्री, यानी कि कितना, कोण D इक्वल टू 110 डिग्री। तो ठीक है भैया, वो मत समझ लेना। तो अतः फाइनल आंसर, अतः कोण C इक्वल टू 115 डिग्री और कोण D इक्वल टू कितना, 110 डिग्री। ये दोनों हमारे आंसर आ गए। चलिए नोट करिए, बेहतरीन प्रश्न है भैया। अगला 13 नंबर दोस्तों कह रहा है, तो रब करें, तेरह नंबर दोस्तों, वीडियो को आप सभी मित्र शेयर जरूर करते रहें। 13 नंबर दोस्तों आपसे कहता है क्या, tan स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 3 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अभी देखिए इसको कैसे करेंगे, इस त्रिकोणमिति का है और त्रिकोणमिति चैप्टर में आपको डाउट है, वैल्यू नहीं ध्यान हो रही, आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। त्रिकोणमिति जो चैप्टर है 7th, उसको जाइए देखिए, मैंने DLED 4 सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया है, प्लेलिस्ट भी बना रखी जिसका नाम है DLED 4 सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाएंगे तो आप पूरा 4 सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट सिलेबस चैप्टर वाइज देख पाएंगे। प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 3, देखिए जब भी पाई दे रखा हो, ध्यान सुनेगा, जब भी पाई आपको दे रखा होगा तो पाई की जगह पर आप 180 रखिए, बस इतना ध्यान रखना। tan स्क्वायर पाई की जगह कितना, 180 डिग्री बटे 6 प्लस tan स्क्वायर 180 डिग्री बटे 4 प्लस tan स्क्वायर 180 डिग्री बटे 3, बस इतना ध्यान रखना है। देखिएगा 6 एकम 6, 6 3 18 30 डिग्री, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 और 4 पंचे 20 45 डिग्री, 3 एकम 3, 3 छंग 18 60 डिग्री हो गया। तो हमारे पास बचा क्या जाके, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, सभी की वैल्यू रख ले। tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर प्लस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस tan 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर। सॉल्व करो, वन का स्क्वायर और √3 का, तो 3 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस √3 का 3 होता। देखिए यहाँ पर 3 एलसीएम ले लोगे तो यहाँ तो 1 ही आ जाएगा, प्लस इसके नीचे 1 मानोगे, 1 से 3 को भाग करोगे तो ना या 3 की मल्टी 1 से तो 3, प्लस इससे भी एक काम करोगे, 1 से 3 को भाग करो 3 है, 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9, 9 1 10 3 13,
13/3, इसको भाग करोगे तो 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 4 से 1/3, ये हमारा आंसर आ गया। नीचे लिखना इसके, यहाँ यहीं लिख लेना बराबर, नीचे लिखना 13/3 यहीं पर, फिर 4 से 1/3 हमारा आंसर आ गया। तो बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से लगाइएगा। अगला देखिएगा 13 के बाद 14, 14 नंबर दोस्तों जो प्रश्न आपसे कह रहा है समीकरण 13x माइनस 30 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए, हल कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपके पास क्या 13x माइनस 30 प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रख लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर रखोगे, उसके बाद प्लस का 13x हो गया और माइनस का 30। अब आपको करना क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं, यहाँ 1 की मल्टीप्लाई 30 से करोगे कितना आएगा 30, उसको यहाँ लिखते हैं बराबर लगा तुरंत मल्टीप्लाई, फिर एक्स का गुणांक देखते 13 और यहाँ पर का आएगा साइन माइनस। तो हमें क्या करना है, 30 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यदि गुणा करें तो 30 आ जाए और घटाएं तो 13 आ जाए, तो 15 दूना 30 और 15 माइनस 2 13 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 13 की जगह पर आप क्या लिखोगे, 15 माइनस 2x माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 15x माइनस 2x माइनस 30 इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 माइनस 2 कॉमन लोगे तो x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 और हासिल चला 1, 10 हो गया, 2 पंचे 10 0। देखिए हमेशा जब भी आप इस तरीके से गुणनखंड कर रहे हो, किसी समीकरण को सॉल्व कर रहे हो, हल कर रहे हो, तो ये ब्रैकेट दोनों सेम ही आएंगे। यदि नहीं आ रहे यानी कि आपने ऊपर कुछ मिस्टेक किया, तो x प्लस 15 आपको कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा क्या, x माइनस 2। भाई x प्लस 15 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो खाली x ही बचा, यहाँ से x प्लस 15 कॉमन होगा तो यहाँ का माइनस 2 बराबर 0। अब देखिएगा क्या, यदि फर्स्ट पार्ट x प्लस 15 इक्वल टू 0 और सेकेंड पार्ट में क्या x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की 15 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो प्लस 2। तो फाइनल आंसर आता x बराबर कितना माइनस 15, अतः x बराबर माइनस 15 कामा 2 या तथा 2, ये हमारे फाइनल आंसर आ गए। और थोड़ा और लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिख सकते हो, अतः समीकरण 13x स्क्वायर माइनस 30 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 के हल बराबर माइनस 15 तथा 2 हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हो। 14 के बाद 15 नंबर, 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 15 नंबर ध्यान से देखिएगा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात की, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, कैसे करेंगे इसको, भैया आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, क्या पता होना चाहिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप जानते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी, 9 को 5 बार लिख दीजिए, ठीक है, 9 को 99,999। अब क्या करेंगे, हमें पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, देखिए कैसे पद निकालते हैं, पीछे से पेयर बनाइए, ठीक है। अब देखिएगा किससे डिवाइड होगा ये, तो आप जानते हैं 3 से ना, 3 3 9, तो 9 हो गया, यहाँ 3 लिख दिया। अब ये 99 डाल लीजिए, यहाँ 3 3 6 हो गया, कितनी बार जाएगा, एक बार, तो यहाँ पर 1 हो गया के, तो ये 61 हो गया, यहाँ पर घटा लीजिए, तो 9 में से 1 गया 8, यहाँ 9 में से 6 गया 3 और 1 1 2 हो गया, देखिए और 6 हो गया, 65 हो गया। इधर क्या 99 उतार लेंगे, तो कितनी बार जाएगा,
6 तिया 6 36, 6 बार लगाइए तो 6 यहाँ हो जाएगा। 6 चाक 36 के 6 हंसले आए 3 और 6 चाक 36 के 6 हंसले आए 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हंसले आएगा 1, 6 चाक 36 1 37। घटा लीजिए तो कितना बचेगा घटाने के बाद, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा और 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा। 143। आपसे पूछा था 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, क्या लिखोगे? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए भैया, देखिए ध्यान सुनिए, यदि जो 143 आया, यदि ये शेष नहीं बचता तो यह पूर्ण वर्ग संख्या होती, परंतु ये 143 शेष बच रहा है। तो क्या करोगे आप, जो दे रखा है क्या 99,999 में से यदि आप 143 घटा दें तो जो बचेगा वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 1 गया 8 और कितना है 99। तो 99,856 यह 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। 316 का यह वर्ग होगा। बात समझ पाएगा ना? 99,856 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए नोट फटाफट। अगला देखिएगा, अगला आपसे कहता है, फटाफट अगला शानदार 16 नंबर आपसे कहता है, 16 नंबर कहता है 2 अंकों की एक संख्या 2 अंकों की एक संख्या 2 अंकों की एक संख्या दहाई का अंक के दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। इकाई के अंक का दुगुना है या दूना है। आगे आपसे कहता है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, स्थान बदल दिए जाएं, यदि अंकों के स्थान संख्या तो नई संख्या तो कह रहा, तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी संख्या बताइए। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न, हमें क्या बताना, संख्या बतानी। तो ध्यान से देखिएगा, दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या से 36 कम हो जाएगी। संख्या बताइए। तो सबसे पहले मानेंगे, माना क्या इकाई का अंक, माना इकाई का अंक कितना हो जाएगा x, और दहाई का अंक मान लेते हैं y। तो भैया जो हमारी संख्या बनके तैयार होगी वो क्या तैयार होगी, संख्या 10y प्लस x। भाई दहाई पर 10 होता तो 10y प्लस x संख्या बनी जाके। प्रश्नानुसार आपसे जो कहता करते जाइए। प्रश्नानुसार आपसे कह रहा 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक कितना y और इकाई का अंक कितना x। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का जो अंक है इकाई के अंक का दूना है। दहाई का अंक, सुनते रहिए, दहाई का जो अंक है इकाई के अंक का 2 गुना है, यानी कि ये 2 गुना है। चूंकि बीच में बराबर लगाना है इसलिए यहाँ क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ध्यान सुनिएगा,
2 गुना आपसे कह रहा दहाई का अंक है, पर इकाई में मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्योंकि हमें बीच में बराबर लगाना है। आप क्या करेंगे, y इसको उठा कर लाएंगे तो माइनस का 2x बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अगली कंडीशन कहता है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, यानी कि संख्या हमारे पास क्या 10y प्लस x है, तो यदि जब हम अंकों के स्थान बदलेंगे तो जो नई संख्या बनेगी क्या y प्लस 10x, y को अपनी जगह पे रखें और 10x यहां पर हो जाए, या ऐसे लिख सकते हो 10x प्लस y, ऐसे भी लिख सकते हो 10x प्लस y, ठीक है। x y को आपस में बदल दिया, वही तो कह रहा यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, तो देखिए 10y प्लस x था तो y जहां है वहां पर मैंने x कर दिया और जहां पर x है वहां पर y कर दिया, तो अंकों के स्थान बदल गए। कह रहा यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो जो नई संख्या है, तो नई संख्या कौन सी, ये 10x प्लस y, नई संख्या पहले से 36 कम हो जाती है। जो नई संख्या है पहली संख्या से 36 कम हो जाती है, यानी कि ये 36 कम है, इसलिए क्या करोगे आप इसमें से 36 घटा दोगे। भाई ध्यान सुनिएगा, कह रहा जो नई संख्या है पहली संख्या, कह रहा यदि अंकों के स्थान बदल दिया है तो नई संख्या, तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाती, तो ये 36 कम होगी, इसलिए इसमें से ये 36 कम कर देंगे तो बीच में बराबर काम करेगा। अब ध्यान से समझिएगा, और 36 को उठा इधर ही चलो रखिए, सबको उठा के इधर लाओ, तो 10y ये है और ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, प्लस का x ऐसे रहा और 10x है, इसको उठा के लाओगे तो माइनस का 10x हो जाएगा। चलिए 36 को बराबर के उधर भेजते हैं, तो माइनस का प्लस का हो जाएगा। अब 10y में से y जाएगा तो 9y, और इधर क्या प्लस का x माइनस का 10x यानी कि माइनस का 9x बराबर 36। देखिए क्या करोगे, दोनों पक्षों में 9 से भाग कर दोगे, क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में 9 से भाग करने पर, भाग देने पर या करने पर, आप जब 9 से भाग करेंगे तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास, 9y अपान 9, 9x अपान 9 बराबर 36 अपान 9। देखिए सभी को मैंने क्या किया, 9 से भाग कर दिया। देखिए 9 एकम 9, 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 9 चौक 36 हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी y माइनस एक्स इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, यहां भी y यहां भी y, तो आप क्या करें, समीकरण सेम है ना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब देखते कैसे घटाएंगे, ध्यान से समझिएगा। 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो y माइनस एक्स ऐसे रहा बराबर 4 हो गया। इसको क्या करेंगे, y माइनस का 2x बराबर 0। अब चूंकि घटाना है तो चाहो तो एक बार यहाँ घटाने पर लिख लो, वैसे आप ऊपर लिख चुके हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं। जब भी घटाने के लिए कहता है चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस का होता है वो माइनस का होता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए, सॉल्व करिए आगे। तो देखिए ये प्लस का y माइनस का y कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, माइनस का x। अच्छा जो नए चिन्ह लगाए इन्हीं से मतलब है हमारा, अब पुराने चिन्ह से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये माइनस का नहीं माना जाएगा 2x, ये प्लस का 2x माना जाएगा, तो माइनस का x प्लस का 2x, खाली x बचेगा और प्लस के 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 ही बचेगा, यानी कि x की वैल्यू 4 आई। तो देखना इसके बाद समीकरण 1 से, चाहे समीकरण 1 में x की वैल्यू रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, किसी में भी रख सकते हैं। जब समीकरण 1 में x की वैल्यू रखते हैं तो y वाला कितना हो जाएगा, 2 और गुणे x का कितना होगा, 4 हो जाएगा। नहीं ये समीकरण 1 ये है, चलिए यहाँ रख देते हैं, तो y माइनस का, ये सही है, समीकरण 1 से y माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 4 हो गया, तो y माइनस का 8 बराबर 0, तो y बराबर कितना 8 आ गया। तो y की वैल्यू दोस्तों आपकी 8 आई जाके और x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 4 आई जाके। तो आपसे पूछा क्या था, संख्या बताना था, तो अतः पहले आप इसको नोट करिएगा, फिर ये नोट करिएगा, उसके बाद यहाँ अतः संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 10y प्लस एक्स था, तो y की वैल्यू कितनी 8 आई, तो 10 इंटू 8 और प्लस x की वैल्यू कितनी है आपकी 4, तो अतः संख्या बराबर कितना 80 और 4 84, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप एक साथ चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 80 प्लस 4 फिर लास्ट में 84 लिख सकते हैं, तो अतः हमारी संख्या क्या होगी, 84 होगी। बेहतरीन प्रश्न है, बहुत अच्छे से इसको नोट करिए। अगला देखिएगा 17, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 17 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन, इसको नोट करिए। 17 कह रहा है आपसे,
एक लंबवर्ती बेलन का एक लंब वृत्तीय बेलन का एक लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठ 140 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। 140 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। आगे आपसे कहता है, नहीं आगे, तथा आधार का व्यास आपसे कहता 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, बेलन की ऊंचाई हमें बतानी है। बढ़िया प्रश्न ये भी है, देखिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है एक लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठ 140 पाई है वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। तो हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है, लंबवृत्तीय, या डाई लिख लो खाली, बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का, यदि आप लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठ लिखते तभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बेलन का वक्र पृष्ठ 140 पाई वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आधार का व्यास, तो आधार का व्यास बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, आप जानते हैं व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है क्या, 2 गुणे त्रिज्या होता है। व्यास क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, तो 20 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि यदि यहां से त्रिज्या, यानी कि क्या होता है त्रिज्या, आर, तो यदि 2 गुणे आर कर लें बराबर 20 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से यदि हम आर बराबर निकालेंगे तो 20/2 सेंटीमीटर है कि नहीं। काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 10, आर बराबर 10 सेंटीमीटर आया। आर की वैल्यू कितनी, 10 सेंटीमीटर आई। आप जानते हैं भैया बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। एच क्या होती है, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई ही हमें चाहिए। तो वक्र पृष्ठ आपको दे रखा है बेलन का कितना, 140 पाई बराबर 2 पाई, ऐसे रखिए। आर की वैल्यू आपके पास कितनी, 10 है, और एच की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 140 पाई और 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 20 पाई इंटू एच हो जाएगा। यानी कि यहाँ से एच बराबर निकालेंगे तो 140 पाई और 20 पाई इसके अपान में आ जाएगा। तो देखिएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया और 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 सती 14, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर है। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, एच की ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर आता है, क्या पूछा था, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट करिए। अंतिम प्रश्न देखिएगा 17 के बाद 18 नंबर। तो 18 ही प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं, नोट करिए। 18 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 28 मीटर है, 28 मीटर है। आगे आपसे कहता है, एक खिलाड़ी को उसके
10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा, इसको आप करें, देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न, क्या दिया हुआ है, क्या हमें ज्ञात करना है। आपसे भैया कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 28 मीटर है। एक वृत्ताकार जो मैदान है उसकी रेडियस आपको 28 मीटर दे रखी है। एक खिलाड़ी को उसके 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। एक खिलाड़ी है उस मैदान के 10 चक्कर लगाता तो वह 10 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है, वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या कितनी, 28। अच्छा, त्रिज्या को कैसे लिखते हैं, आर से रेडियस होता है तो आर बराबर 28 मीटर, ठीक है। और आपसे पूछा है 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिएगा, पहले निकालते हैं एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो लिखिएगा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी या तय की गई दूरी, चाहे एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। चलिए तय लिखा है, तय लिख लेते, तय की गई दूरी। तय क्या था समझ रहे हो, एक चक्कर में चली गई दूरी लिखो, चाहे एक चक्कर में तय की गई दूरी, बात एक ही है। एक चक्कर में कितना चलेगा, देखिए वृत्ताकार मैदान है तो जब वृत्ताकार मैदान होगा, चलिए मैं चित्र के माध्यम से बताता हूं। ये देखिए वृत्त है और एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, देखिए मान लेते यहां से चलना प्रारंभ किया तो घूम ऐसे चलता जाएगा और घूम कर यहीं तो आएगा, तो किसके बराबर चलेगा। देखिए भाई यहां से मान लेते यहां से चलना प्रारंभ, यदि यहां से चलता तो घूम कर यदि यहीं पर दोबारा आ जाता है, यहां से चला घूमकर कहां गया, यहीं पर आ गया, तो किसके बराबर चलेगा, वृत्त की परिधि के बराबर। तो एक चक्कर में, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना, वृत्त की परिधि या वृत्ताकार मैदान की परिधि लिख सकते हो। वृत्ताकार मैदान की परिधि या वृत्त की परिधि लिख देंगे तब भी काम चलेगा। आप देखिएगा वृत्ताकार मैदान की परिधि, और वृत्ताकार मैदान है तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 और आर कितना आपका 28, काट लीजिए। तो 7 एकम 7 हो गया और 7 चौक 28 हो गया। देखिए 22 चक्कू 88, 22 चक्कू 88 को 88 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 176 क्या हो जाएगा, परिधि है ना तो मीटर, 176 मीटर एक चक्कर में दूरी चलेगा। क्या ये कितना है, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी आ गई, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। इसीलिए आपसे पूछा कितने चक्कर में, कहा 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करना होगा। तो इसीलिए क्या लिखोगे, 10 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, 10 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। क्या करोगे, 10 को 176 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 10 गुणे 176 कितना, 1760 मीटर। तो फाइनल आंसर लिख लेना, अतः 10 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी 1760 मीटर, यानी कि वह खिलाड़ी 10 चक्कर जब घूमेगा तो 1760 मीटर डिस्टेंस को कवर करेगा। चलिए नोट करिए फटाफट, ठीक है। तो भैया ये आज का जो मॉडल पेपर है ये यहीं पे कंप्लीट होता। भाई 18 प्रश्न आते हैं, मैंने 18 प्रश्न कराने का प्रयास किया, थोड़ा मैंने स्पीड बढ़ा के किया, थोड़ा फास्ट किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने इतने सारे प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, पूरा सिलेबस हमारे साथ किया है, तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जो नए भी मित्र हमारे जुड़ रहे हैं उनको भी दोस्तों समझ में आया हुआ,
आया कि नहीं आया? यदि समझ में आया अच्छे से, आप इस मॉडल पेपर को समझ पाए हैं और घर पे बैठकर ये पूरा मॉडल पेपर को आप 1 घंटे में लगाइएगा। घर पे बैठिए, इसको अपने आप 1 घंटे में इसको सॉल्व करिए। देखिए, टाइम को मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और ये कब मैनेज हो पाएगी? जब आप मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बैठकर घर पे लगाएंगे। बस आप 1 घंटा बैठिए और 1 घंटे में कोशिश करिए उसके 2-4-5 मिनट पहले ही आपका पेपर हो जाए। इस हिसाब से करिए, तब जाके आप वहां पर 1 घंटे में अपना पूरा पेपर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने हिस्सा से जरूर शेयर करिए, जिससे यह वीडियो सभी मित्रों तक पहुंच सके। और चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी दोस्तों जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले वीडियो के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।